दोस्तों, गोल्डन एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से बिहार अध्यापक भर्ती 4.0 के लिए आपको ज्योग्राफी के वीडियो इस समय आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मानचित्र अध्ययन। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। और ये बुक क्लास 9th की SCERT की बुक है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन अब हम लोग शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, कौन सी मापक विधि सर्वाधिक मान्य है? तो निरूपक भिन्न बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निरूपक भिन्न मापक विधि सर्वाधिक मान्य है। निरूपक भिन्न मापक सर्वाधिक मान्य विधि है। यद्यपि विश्व के सभी देशों में एक ही मापक प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जा सकता। निरूपक भिन्न को विश्व के किसी भी देश की मापन प्रणाली के अनुसार बदलकर समझा जा सकता है, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय मापक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मानचित्र की दूरी को मापने में कैसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा अंश। ए ऑप्शन सही आंसर है इसका। निरूपक भिन्न दर्शक भिन्न या उपलक्षक भिन्न का अंश सदैव एक होता है, जो मानचित्र की दूरी को प्रदर्शित करता है तथा हर उसी इकाई में होता है और धरातल की दूरी को प्रदर्शित करता है। तो इसका प्रदर्शक भिन्न मानचित्र की दूरी अपान धरातल की दूरी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, मापनी में हर व्यक्त करता है। तो ये धरातल की दूरी को मापनी में हर व्यक्त करता है। इस प्रदर्शक भिन्न का अंश सदैव एक होता है, जो मानचित्र की दूरी को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक भिन्न को उपलक्षक या निरूपक भिन्न भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, चौथे में निम्नलिखित में से कौन सा मापक निरूपक भिन्न है? तो इसका उपर्युक्त सभी हो जाएगा, मीटर, सेंटीमीटर और इंच। इसका उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है, निम्नलिखित में से किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है? तो तुलनात्मक मापनी, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुलनात्मक मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है। तुलनात्मक मापक में एक या एक से अधिक माप प्रणालियों को में दूरियां प्रदर्शित की जाती हैं, जैसे मील, टांग, किलोमीटर, मीटर, गज आदि का प्रयोग एक ही मापक में किया जा सकता है। कभी कभी इसमें दो भिन्न तत्वों को भी प्रदर्शित किया जाता है, जैसे दूरी, समय को भी दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर छठवां है, कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, धरातल मापक धरातल के क्षेत्रों को मानचित्र पर सही प्रदर्शित करने की विधि है। दूसरा है, मापक से किसी क्षेत्र के क्षेत्रफल की जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा है, भू सर्वेक्षण के लिए भी मापक अनिवार्य होता है। और चौथा है, रेल लाइन के चित्रों को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक नहीं है। इन ऑप्शन में इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही है। 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें तीनों आंसर इसके पॉइंट जो हैं वो सही हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं, मानचित्र पर मापक को कितनी विधियों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? तो 3 विधियों के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ये विधि है कथन विधि, प्रदर्शक भिन्न और रैखिक मापक विधि। क्वेश्चन नंबर 8वां है, रैखिक मापक को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सरल मापक के नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। रैखिक मापक को सरल मापक के नाम से भी जाना जाता है। सरल रेखा की लंबाई अथवा प्रदर्शक भिन्न की सहायता से गणित के आधार पर निश्चित की जाती है। इसके बाद इस रेखा की मूल तथा गौण विभागों में ज्यामितीय विधि द्वारा विभक्त किया जाता है। मुख्य या मूल भाग पर बड़ी इकाई मील अथवा किलोमीटर, गौण या उप विभाग पर छोटी इकाई फ्लांग मीटर दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9वां है, दीवार मानचित्र किस मापक पर आधारित होते हैं? तो ये लघु मापक पर आधारित होते हैं। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दीवार मानचित्र लघु मापक पर आधारित होते हैं। लघु मापक मानचित्र का उपयोग बृहद क्षेत्र को दर्शाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए एटलस मानचित्र एवं भित्त मानचित्र आदि। क्वेश्चन नंबर 10वां है, भारत के गाँव एवं शहरों को मानचित्र किस मापक पर बनाया जाता है? तो इसे दीर्घ मापक, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब क्षेत्रीय अध्ययन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम लोग एक टॉपिक ये भी है, इसे हम लोग कवर कर लेते हैं। तो क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़ों को क्या कहा जाता है? तो इसे प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़ा कहा जाता है, जबकि द्वितीयक आंकड़े किसी स्रोत द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, जैसे नगर पालिका, ग्राम पंचायत, कृषि विभाग, जनगणना विभाग आदि। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन है, तो इसका एक उपागम है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय अध्ययन में द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत हैं? तो द्वितीयक आंकड़ों में जनगणना, ग्राम पंचायत, कृषि विभाग, उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है,
भूमिगत जल स्तर में गिरावट के क्या कारण है? इसका कारण है जनसंख्या में वृद्धि, उद्योग विकास, कृषि विकास। इसका उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है, निम्नलिखित में से बिहार के किन जिलों में नलकूप द्वारा सिंचाई के कारण भूमिगत जल स्तर में गिरावट देखने को मिल रही है? गया, नालंदा और नवादा नालंदा। उपर्युक्त इसका सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमिगत जल स्तर में गिरावट दूर करने के लिए उपाय है? तो इसमें छतों में जल का संचय होना, चार्जिंग पीट द्वारा, वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा। उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां है, क्षेत्रीय अध्ययन में किस प्रकार के आंकड़ों का उपयोग किया जाता है? तो इसमें ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक आंकड़ा और द्वितीयक आंकड़ा। आगे क्वेश्चन नंबर 8वां है, आंकड़ों का एकत्रण विश्लेषण करना किस आंकड़ों के अंतर्गत आता है? तो ये प्राथमिक आंकड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9वां है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण के अंतर्गत नहीं है? तो वनारोपण। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां, भूमिगत जल स्तर कब मापा जाता है? तो इसका वर्षा ऋतु से पहले और वर्षा ऋतु के बाद। इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक टॉपिक और है, आपदा प्रबंधन एवं परिचय। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग इसको भी इसी वीडियो में हम लोग कवर करते हैं। आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक क्या हैं? तो इसका आपदा के पूर्व सामुदायिक स्तर पर तैयारी करना, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपदा प्रबंधन के 4 प्रमुख घटक हैं, आपदा के पूर्व सामुदायिक स्तर पर तैयारी करना, जवाबी कार्यवाही तथा राहत कार्य, सामान्य जीवन स्तर, पुनः स्थापित होना और पुनर्वास। और चौथा है रोकथाम दुष्प्रभाव कम करने की योजना। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए कौन से उपाय हैं? तो सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कार्यों द्वारा मानव जनित आपदा और प्राकृतिक आपदा के प्रभाव को कम किया जा सकता है? जोखिम क्षेत्रों में बसाव को रोकना, सामुदायिक जागरूकता और शिक्षा, भूमि उपयोग की योजना तैयार करना, आपदा रोधी भवन का निर्माण करना। आगे क्वेश्चन है, मानव जनित आपदा के विनाशकारी संगठकों में सम्मिलित कारक है, रासायनिक, जैविक और नाभिकीय। इसमें कूट दिया हुआ है, कूट का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। इन ऑप्शन में जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव जनित सामान्य आपदाएं उपलब्ध होने के कारण हैं? तो इसका कल कारखानों में दुर्घटनाएं, बांध के टूटने से, जहरीले उत्पाद का रिसाव से। तो उपर्युक्त इसका सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है, किसी क्षेत्र में आपदा आने से पूर्व किए जाने वाले कार्य हैं? सामुदायिक जागरूकता और शिक्षा, विद्यालय समुदाय व्यक्ति के द्वारा आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करना, आवास के लिए अस्थायी व्यवस्था करना, आपदा से प्रभावित लोगों को ढूंढना। तो 5वें नंबर का इसमें डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, 1 और 2। 1 और 2 में क्या आते हैं? इसमें सामुदायिक जागरूकता, शिक्षा और विद्यालय समुदाय व्यक्ति के द्वारा, किसी विद्यालय या कोई समुदाय या व्यक्ति के द्वारा आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना। आगे क्वेश्चन 6वां है, आपदा आने पर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? आपातकालीन क्रिया केंद्र, नियंत्रण कक्ष को चालू करना, पारस्परिक सहायता व्यवस्था को विकसित करना, आपदा प्रबंधन योजनाओं को कार्य रूप देना। तो इसमें एक कूट दिया हुआ है, इसमें से क्या सही है आपको सेलेक्ट करना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 इसका सही आंसर है। 1 में जो दिया हुआ है, आपातकालीन क्रिया केंद्र को चालू करना और आपदा प्रबंधन योजनाओं को कार्य रूप देना। क्वेश्चन नंबर 7वां, खोज और बचाव के दल की तैनाती का कार्य कब किया जाता है? तो आपदा आने के बाद, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है, गुजरात के भुज में भूकंप कब आया था? तो यह आया था 2001 में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9वां, राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों पर विचार कीजिए। इसका तो आपदा प्रबंधन हेतु प्रधानमंत्री राहत कोष का गठन किया गया है, आपदाओं के बारंबारता का क्षेत्रीय मानचित्रीकरण, आपदा प्रबंधन के लिए प्रति वर्ष बजट में आकस्मिक निधि का प्रबंधन किया जाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इनमें उपर्युक्त सभी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे ऑप्शन जो इसमें तीनों पॉइंट जो दिए हुए थे ये सभी सही हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10वां, आपदा प्रबंधन में ग्राम सभा की सक्रियता से आम लोगों की सक्रियता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुनामी किस प्रकार की आपदा है? तो ये सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है। अब एक और टॉपिक है हमारा, मानवीय गलतियों के कारण घटित नाभिकीय एवं जैविक रासायनिक घटनाएं जो हैं, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम लोग कवर कर लेते हैं। इनमें से कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र है? तो कैगा, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिरोशिमा किस देश में है? तो हिरोशिमा नागासाकी ये जापान में है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, परमाणु विस्फोट से
बचने के लिए सर्वप्रथम प्रतीक चिन्ह का विकसित किसने किया था? तो इसे कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने विकसित किया है। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? तो 1986 में ये घटना हुई थी। इसका प्रतिकूल प्रभाव इसके आसपास के वातावरण पर वर्षों तक रहा है। 1993 ईस्वी में भारत के नरोरा केंद्र में भी इसी तरह की दुर्घटना हुई है। नहीं, 1993 ईस्वी में भारत के नरोरा केंद्र में भी भयंकर दुर्घटना होने से बच गई। आगे क्वेश्चन नंबर 5वां है, भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव कब हुआ था? तो ये 1984 में हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से। तूतीकोरिन 1997 में गैस रिसाव से कौन सी बीमारी उत्पन्न हुई थी? तो उल्टी होना और छाती में जलन। क्वेश्चन नंबर 7वां है, 7वें में पूछा है अम्लीय वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ता है? तो दामोदर घाटी में पड़ता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको पढ़ लेते हैं हम लोग, इससे इसकी व्याख्या जानना जरूरी है। अम्लीय वर्षा अप्रत्यक्ष आपदा है। दामोदर घाटी प्रदेश में गंभीर समस्या है। अम्लीय वर्षा का मूल कारण औद्योगिक उत्सर्जन के कारण वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड के प्रभाव से होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्तमान समय में भारत कितने प्रतिशत कीटनाशकों को अत्यधिक जहरीला बताया है? तो 80% इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेंगू बीमारी का क्या कारण है? तो इसका एक बर्तन में अधिक समय तक पानी रहने देना। एंथ्रॉक्स क्या है? तो एक अति सूक्ष्म जीव है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंथ्रॉक्स अति सूक्ष्म जीव है। एंथ्रॉक्स नाम के जीवाणु प्रयोग जैविक अस्त्र के रूप में भी किया जाता है, या वह सूक्ष्म जीवाणु ही जो श्वसन क्रिया के द्वारा शरीर के अंदर जहर उत्पन्न करता है और एक त्रासदी का जन्म लेता है। एक टॉपिक है समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन, और इसको हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों वीडियो में बने रहेगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपदा प्रबंधन के 3 प्रमुख अंगों में कौन एक निम्नलिखित में शामिल नहीं है? तो आपदा के बाद निश्चिंत रहना। आगे क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक ग्रीष्म ऋतु में कौन सी आपदा लगभग निश्चित है? तो ये आगजनी। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामुदायिक प्रबंधन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक क्रियाकलाप में शामिल नहीं है? तो ये आपदा की जानकारी प्रशासन तंत्र को नहीं देना। आगे क्वेश्चन चौथे नंबर में पूछा गया है ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति के प्रमुख कार्य नहीं है? तो प्राथमिक उपचार की व्यवस्था नहीं करना, यही नहीं है, बाकी सभी सुरक्षा देना है, राहत शिविर का चयन करना, राहत पहुंचाने का कार्य करना और स्वच्छता का ख्याल रखना। क्वेश्चन नंबर ये इम्पोर्टेंट कुछ आपदा प्रबंधन से रिलेटेड है, तो इसे हम लोग जान लेते हैं। पूर्वानुमान के आधार पर चेतावनी व सूचना देना या प्रबंधन समिति जिला मुख्यालय से प्राप्त सूचनाओं को तत्काल लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। राहत शिविर का चयन और प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य करना चाहिए। मुख्य रूप से लोगों को भोजन एवं पेयजल उपलब्ध कराना चाहिए और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था होनी चाहिए। सभी को सुरक्षा देना, महिला एवं बच्चों को ख्याल रखना, स्वच्छता का ख्याल रखना ताकि किसी भी प्रकार की बीमारी न फैले। ग्रामीण स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 8 सदस्य होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो 8 सदस्य होते हैं, विद्यालय के प्रधानाचार्य, गांव के मुखिया, गांव के सरपंच, गांव के 2 समर्पित लोग, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का डॉक्टर और राष्ट्रीय सुरक्षा सेवा के सदस्य और ग्राम सेवक, स्वयं सहायता समूह की 2 महिलाएं। क्वेश्चन नंबर 6वां है। 6वें में पूछा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपका। तो समुदाय की आपदा के पूर्वानुमान की जानकारी देना और समुदाय के लोगों को सबसे पहले आपदा का सामना करते हैं, और आपदा प्रबंधन के लिए समुदाय का सहयोग अनिवार्य नहीं है। आपदा होने से वास्तविक ह्रास का सही अनुमान समुदाय ही लगा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन है 1 और 3। एक में जो दिया हुआ है, एक में दिया है समुदाय ही आपदा के पूर्वानुमान की जानकारी देता है और समुदाय के लोग ही सबसे पहले आपदा का सामना करते हैं। तीसरे में है आपदा होने वाली वास्तविक ह्रास का सही अनुमान समुदाय ही लगा सकता है। आगे क्वेश्चन नंबर 7वां है। 7वें में आपदा प्रबंधन के लिए समुदाय निम्नलिखित में से कौन सा सही गुण होना चाहिए? तो समुदाय द्वारा जब सामूहिक कार्य के लिए टीम का गठन किया जाए तो उससे कमजोर लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि परिश्रमी और साहसी लोग ही आपदा का सामना कर सकते हैं। उसमें जात पात और धर्म आधारित भेदभाव होना चाहिए। समुदाय के लोगों में उत्साह, साहस और आवश्यकता अनुसार शक्ति का प्रयोग क्षमता होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका केवल बी ऑप्शन सही है। बी में क्या है? केवल दूसरा सही है। इसका दूसरे में जो दिया है, इसमें पूछा गया क्वेश्चन में आपदा प्रबंधन के लिए समुदाय में निम्नलिखित में से कौन से गुण होना जरूरी है? तो ये दूसरे में जो दिया है उसमें जात पात और धर्म आधारित भेदभाव होना चाहिए, तो ये ऑप्शन ही गलत है। कोई धर्म जाति से मतलब नहीं होता, सभी को समता भाव से सभी की सहायता की जाती है। तो इसमें ये ऑप्शन में केवल 2 सही है। तो अगर ये पूछा गया होता है इसमें कि कौन नहीं है,
तो इसमें 2 ऑप्शन सही है, बाकी इसका राइट होगा 1 और 3rd होना चाहिए। ये तो क्वेश्चन ही नहीं बनता है, उसमें जात पात का कोई बात ही नहीं आती है। आगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार आपदा प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी और सुनिश्चित किया जा सकता है? तो विद्यालय में विद्यार्थियों के बीच घोषित करना कि बाढ़ अथवा आंधी की संभावना है, इसलिए घर में लोगों को सचेत कर देना। वृद्ध, शिशु, गर्भवती महिला, बीमार, विक्षिप्त लोगों को विस्थापन हेतु विशेष दल का गठन करना। आगजनी, महामारी, ओलावृष्टि जैसे आपदा संचारी साधन न होने पर संबंधित अधिकारी तक पहुंचाना। तो उपयुक्त इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सभी इसमें राइट आंसर है इसमें। दोस्तों अब हमारा आज का ये ज्योग्राफी हम लोगों ने फिनिश कर लिया है, और ज्योग्राफी के अभी 2 वीडियो आपको और प्रोवाइड किए जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन उसमें हैं जो बिहार अध्यापक भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बिहार अध्यापक भर्ती TRE 2.0, TRE 3.0 के जो ऑफिशियली पेपर हैं, अगर आपने पेपर ना देखे हों तो उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन सहित आपको प्रोवाइड किए गए हैं, उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।